अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में खुशामदीद कहती हूँ आपको एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट जनाब मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। और हमारी दुआ भी है कि आप अपनी ज़िंदगी भरपूर और अच्छे तरीके से गुजारिए। और नाश्ता भी कर लिया होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं भी किया तो कर लें जनाब, क्योंकि सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है मील, और एक हेल्दी नाश्ता किया करें। कहते हैं कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। दरअसल ये जो पहला हमारा मील होता है ना दिन का, ये हमें दिन भर के लिए एनर्जी देता है और हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने काम करना होता है। तो पहला नाश्ता जरूर किया कीजिए, इसलिए इसे जरूर किया कीजिए। तो चलते हैं जनाब, मैंने अपना चाय का मग पकड़ लिया है, आप भी स्क्रीन के सामने आ जाइए। आज हमने बहुत सारी चीजों पर बातें करनी है और गुफ्तगू करनी है, डिस्कशन करनी है। कुछ खुशखबरियां भी हैं मेरे पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह मैं पहले भी आपको बता दी थी, कोरोना वायरस के हवाले से। तो मेरे पास एक खुशखबरी भी आपके लिए, और वो खुशखबरी ये है कि कोरोना का तोड़ वैक्सीन लाहौर पहुंच गई है। इससे पहले वो पाकिस्तान पहुंच गई थी, लेकिन अब वो लाहौर भी पहुंच गई है। और गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज भी कर दिया है। और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि चीन ने 5 लाख वैक्सीन फराहम की है। वैक्सीन तमाम सूबों में शफाफ तरीके से तकसीम हो रही है। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। और पंजाब की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी वैक्सीन मुहिम का आगाज बाकायदा कर दिया गया है। और सबसे पहले म्यू हॉस्पिटल के 6000 हेल्थ वर्कर्स प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगेगी। म्यू हॉस्पिटल के आउटडोर के 3 कमरे मुख्तस कर दिए गए हैं। और इस हवाले से मजीद क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, वैक्सीन कैसे स्टोर की जाएगी, SOPs क्या बनाए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO हैं म्यू हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप सर? बाकायदा तौर पर वैक्सीन का मुहिम जो है वो शुरू हो गई है और पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। तो कैसी एक एक्साइटमेंट है, फीलिंग है डॉक्टर्स की खास तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हुकूमत की काविशें और चाइना की दोस्ती जी ने हमें आज ये दिन देखना पड़ा कि हम पाकिस्तान में वैक्सीन का आगाज कर दिया है। और इससे मोराल बड़ा बूस्ट अप हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स का। देखिए, पहले भी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह फौजी फ्रंट लाइन बॉर्डर पर लड़ता है, इस तरह हेल्थ प्रोफेशनल भी कोविड के अगेंस्ट अपना जिहाद उन्होंने जारी रखा, शहादतें भी की। और लेकिन खौफ फिर भी रहता है कि ये वायरस आपको भी लग सकता है, इसलिए। लेकिन इस वैक्सीन आने के बाद हमारा जो जज्बा और जोश टू सर्व दिस पेशेंट वो बहुत बूस्ट अप हो गया, खासतौर पर डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, क्योंकि वो इस पूरे पेंडेमिक में हम सबकी हिफाजत करते रहे हैं और जंग ही लड़ते रहे हैं एक हिसाब से बॉर्डर पे खड़े होकर। तो उनका बूस्ट अप होना बहुत जरूरी था जी, बहुत जरूरी है। तो ये वैक्सीन के बाद उनमें एतमाद बहाल हुआ, अब वो और ज्यादा बूस्ट अप हो गए हैं कि हम आगे भी लड़ सकते हैं इस मर्ज से। बिल्कुल, ये खौफ नहीं ना कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी है। आप अंदर किसी पहले अगर आप 6 घंटे की बजाय 4 घंटे वार्ड में रहते थे कि 2 घंटे में बाहर भी चला जाऊं, आप यू कैन कंटिन्यू टू वर्क इन द वार्ड, कोविड वार्ड 6 घंटे 8 घंटे लगातार कर सकते हैं। क्योंकि एक जो भी है खौफ तो होता है। अब जब आपके सामने एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है और उसकी डेथ भी हो जाती है तो एक खौफ तो होता है। उस खौफ को ओवरकम करने के लिए वैक्सीन एक मेजर रोल प्ले करेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और सर, हमने अभी देखा भी और पढ़ा भी है कि म्यू हॉस्पिटल में 6000 हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगेगी। तो ये किस तरह मरहलावार होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाएगी, इसका तरीकाकार? देखिए, मैं आपको टोटल 5 लाख डोजेज अभी पाकिस्तान आई है और उनको सारे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट किया। 70,000 डोजेज जो है पंजाब को मिली है और उनमें से तकरीबन 23,000 डोजेज जो लाहौर को मिली है। ठीक है। पूरे पंजाब में 189 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर उन्होंने कायम किए हैं, लाहौर में 24 हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर म्यू हॉस्पिटल में कायम किया है। और हमने तकरीबन 6000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, जिसमें म्यू हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं, उनकी लिस्ट तैयार करके NCOC के वेबसाइट पर उनके डैशबोर्ड पर एंटर करा दी। ठीक है। तो अब हमें कल दोपहर के पहले ही हमें उसकी जो खेप मिली म्यू हॉस्पिटल में, हमने कल दोपहर बाकायदा 4 बजे
पहले 5-6 लोगों को लगा दिए, ठीक है। अब उसका बाकायदा आगाज हो गया। ठीक है। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बड़ा इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, ये सिर्फ सरकारी हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैडम ने ख्याल रखा कि प्राइवेट सेक्टर ने भी रोल प्ले किया है ये कोविड में। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि तकरीबन ये जो 32,000 जो डिस्ट्रीब्यूशन 32,000 जो डोजेज जाएंगी प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट के हेल्थ केयर वर्कर्स को, 24,000 जाएंगी टर्शरी हेल्थ केयर वर्कर्स को, 7,200 डोजेज हैं वो हम देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के वर्कर्स को, और तकरीबन 1,700 हमने उन लैब टेक्नीशियन के लिए भी रखी हैं जिन्होंने घरों में जाके वो स्वैब लिए पीसीआर के लिए या वार्डों में जाके लोगों के सैंपल्स लिए, तो उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो सर ये जो हमें पंजाब में अभी जो डोजेस मिली हैं वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए ही है, आम आवाम के लिए नहीं है? अभी तो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन है गवर्नमेंट का कि पहले सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग शहरी। अभी जो 5 लाख आई है डोज पाकिस्तान में वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए आई है, उसके बाद जो आएगी वो आम आवाम के लिए मुफ्त होगी। तो सर इसको किस तरह स्टोर किया जा रहा है, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टोर भी तो करनी है इसको, तो उसके हवाले से क्या अभी जो सारा इन्होंने मेन स्टोरेज जो है वो मांगा मंडी में किया है, और उसके बाद हर जो लाहौर के 24 जो सेंटर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पर स्पेशल फ्रीजर वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, और ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन, कोल्ड चेन मेंटेन होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल ऐसे तो वो पूरा जो इक्विपमेंट है वो हुकूमत ने प्रोवाइड किया है हर एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर, और इसके अलावा सब जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेन किया है कि किस तरीके से वैक्सीन लगानी है। अच्छा, और कितना स्टाफ मेंटेन और उनको बताया गया है, प्रैक्टिस उनकी कराई गई है? हर जो सेंटर है एडल्ट वैक्सीनेटर सेंटर, वहाँ पर तकरीबन 10 लोग हैं एक सेंटर पर जिनको प्रॉपर ट्रेन किया गया है। 2 डॉक्टर, नर्सेज, कंप्यूटर ऑपरेटर, वैक्सीनेटर, सारा मिला के तकरीबन एक फोकल पर्सन, तो सारा मिला के एक 10 जो डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन सेंटर है। सर मुझे अभी एक कंफ्यूजन और मेरे दिमाग में एकदम अचानक ये क्वेश्चन आ गया कि क्या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी कि जो बाकी भी हॉस्पिटल का अमला होता है? नहीं, ये उन लोग फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का मतलब ये है कि जो लोग डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद पेशेंट, कोविड पेशेंट या सस्पेक्टेड पेशेंट, मसलन इमरजेंसी में जब हम काम करते हैं तो उस वक्त जो पेशेंट आता है हमें नहीं पता होता कि इसको जब सांस उखड़ा हुआ है वो कोविड है या कोई दिल की बीमारी की वजह से है या कोई अस्थमा है, तो बेसिकली वो एक्सपोज तो हो गया। तो फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स वो होता है जो इस किस्म के पेशेंट को डील करते हैं। वो इमरजेंसी है, कोविड वार्ड है, कोविड ओपीडी है, कोविड इमरजेंसी है, तो ये वो लोग हैं जिनको हमने नाम लिए और उनकी लिस्टें तैयार की। ठीक है सर, हमें ये बताइए और हमारे देखने वालों को भी बताइए, क्योंकि इस वक्त जो वैक्सीनेशन है वो निहायत ही अनमोल और एक कीमती चीज है जो हमारे पास पड़ी, इसकी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं हम? इसकी हिफाजत तो एक तो बायोलॉजिकल सेफ्टी है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना, वो अब मैंने आपको इक्विपमेंट का बता दिया। बाकी सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल वो हमने रात को भी मॉनिटर करते रहे हैं कि वो ताले, उस कमरे को ताले लगे हुए हैं, गार्ड, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात हुए हैं कि हॉस्पिटल से ही चोरियां हो जाती है, और अगर ये चीज हॉस्पिटल में पड़ी हुई है तो किसी का भी दिल ललचा जाएगा कि हम उठा के ले जाएं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को हम मॉनिटर करते रहे हैं कि कमरों को ताला, बाहर गार्ड बैठा हुआ है, तो वो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी इंश्योर की है हमने। अच्छा, और सर अभी आपने बताया कि 6-7 लोगों को आपने लगाया है अभी वैक्सीन जो है, कल पहला दिन था, तो उनके नतीजे कब तक आ जाएंगे? हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये सिम्टम्स हैं? देखिए, अब इनको जब वैक्सीन लगती है उसके 2 to 3 वीक के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होंगी। ठीक है, तो 3 हफ्ते के बाद हम उनका ब्लड टेस्ट करके ये देखेंगे कि उनमें एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, तो उस पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है। वैसे जब इस सब वैक्सीनेशन का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो आपको 6 महीने बाद सही पता चलेगा कि इसने कितनी इम्यूनिटी दी है और ये कितनी देर तक रहती है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब देखें अब जो कोविड पेशेंट है, मतलब बाद लोगों को कोविड हुआ लेकिन उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनी, और बाद इनमें बनी, 3 महीने बाद वो फिर 0 पर आ गई। ठीक है, तो अब जब ये लग जाएगी तो एंटीबॉडीज कितनी देर तक रहेंगी और वो कितनी देर तक बच सकते हैं? ड्यूरेशन क्या होगी उनकी? ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई भी कमिट नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो लगनी शुरू हुई है। ठीक है, एटलीस्ट जब बनेगी उसके बाद रिपीटेडली 3 महीने बाद टेस्ट करेंगे, 6 महीने बाद टेस्ट करेंगे कि आया वो जो एंटीबॉडी बनी है वो
मौजूद हैं या कम हुई हैं या ख़त्म हो गई हैं। सर, ये कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी पीछे रह गई हैं, मुतासिर हुई हैं, हमारी हेल्थ केयर भी मुतासिर हुई है, पोलियो मुहिम हमारी मुतासिर हुई, हमारी टाइफाइड मुहिम मुतासिर हुई। तो क्या लगता है आपको आगे हम किस तरह निकल सकते हैं इस? मैंने वही बताया कि SOPs हमें अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। हमें ना सिर्फ घर में अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने दफ्तर में, बल्कि अपने हॉस्पिटल में भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वेटिंग रूम जो हॉस्पिटल के हैं उनको भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर की जो लिस्ट है हम उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर वन नेक्स्ट। लेकिन सर अगर देखा जाए तो मैं अगर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करूं, कल मुझे गुज़श्ता दिन हो गया, मैंने हॉस्पिटल का विजिट किया, मुझे जाना पड़ा, वहां पर किसी ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, पेशेंट्स ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, मतलब जो बाहर उनके लोग बैठे हुए थे उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे। और इंतजामिया को नहीं पता था, इंतजामिया चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये SOPs का ख्याल उन्होंने भी तो रखना है ना, अमल दरामद उन्होंने भी तो कराना है। तो देखिए दो चीजें हमने तो, मतलब अब मैं मेयो हॉस्पिटल में जाता हूँ, आप देखें अगर मेयो हॉस्पिटल आए, एंट्रेंस के साथ आपको बैनर लगने शुरू नजर आएंगे कि मास्क के बगैर अस्पताल में आना मना है। अगर हम इनको गेट पर रोक दें बिल्कुल तो वो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पेशेंट सीरियस होता है, हम उसको ज्यादा देर रोक नहीं सकते, इसलिए हमें उनको ज्यादा देनी पड़ती है पेशेंट की खातिर कि ठीक है। हम उस वक्त मास्क की खातिर पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें मजबूरन उनको इजाजत देनी पड़ती है कि वो लेके आए। हर एरिया जहाँ पर पेशेंट है उसके अटेंडेंट बैठा है, एक बड़ा बैनर लगा हुआ है कि मास्क के बगैर अस्पताल में दाखिला मना है। लेकिन जस्ट टू अवॉइड ये जो लड़ाई वगैरह है और पेशेंट फॉर द सेक ऑफ पेशेंट हमें जो चीज़ें इग्नोर करना पड़ती हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप जुर्माने करना शुरू कर दें, जहाँ भी हो 500 रुपया, 1000। देखें बाहर आप सऊदी अरब में, इंग्लैंड चले जाएं, आप ना मास्क पहने 3000। इवन के एक डॉक्टर साहब को भी बाहर सऊदी अरब में जुर्माना हो गया कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान मास्क नहीं पहना था, फिर उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मैंने मास्क इसलिए उतारा कि वो मेरी जो ग्लासेस हैं उसके ऊपर फॉगिंग हो जाती थी। एग्जैक्टली। तो फिर मेरे ख्याल से यहीं पे ये होगा कि कानून है, हर चीज़ है, लेकिन अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन की कमी है कि हम वो उसमें ज़रा सुस्ती है या काहली है हमारी, ये कह लें। तो सर अब स्कूल्स भी खुल गए हैं, तालीमी इदारे सारे खुल गए हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि केसेस बढ़ेंगे या कम हो सकते हैं? SOPs मैं एक चीज़ यहाँ पर गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ आम पब्लिक की, खासतौर पर नौजवान लोग। वो कहते हैं देखें मैं तो बाहर से फिर के आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कोरोना हुआ नहीं। देखें अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में और नौजवानों में बड़ी रेजिस्टेंस है, उनको कोविड हो भी जाए पता भी नहीं चलता, उनको सिम्टम भी नहीं आते। लेकिन ये बहादुरी नहीं है कि मुझे नहीं हुआ, आपको हुआ है लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपने उसको ओवरकम कर लिया। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपको हो गया, आप वायरस लेके घर गए हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया है। कोई घर में ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसको ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो, दिल की बीमारी ना हो, गुर्दों की बीमारी ना हो। जब आप उनको ट्रांसफर करते हैं तो वो फिर क्रिटिकल होके हॉस्पिटल के ICU में लैंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर हमारे साथ डॉक्टर असद असलम मौजूद थे, CEO थे मेयो हॉस्पिटल के। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमें बताया है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से हमें बता रहे थे कि कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। और आप सबको भी मुबारकबाद मैं देती हूँ कि लेकिन कोरोना वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने एहतियात करना छोड़ देनी है। एहतियात बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात ही है जो हमें बचा सकती है। जनाब आगे हमने बढ़ना है और कोरोना की बात हो रही है तो इसी वबा से जुड़ी एक मजीद खबर आपसे शेयर करती चलूं तो आलमी वबा कोरोना वायरस के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद होने जा रहा है। ताहम इसकी खास बात यह है कि एक दूर दराज जजीरे पर मुनक्किद होगा, जिसमें सिर्फ एक हेल्थ केयर वर्कर शरीक होंगे और जिन्हें 12,000 अफराद में से मुंतखब किया गया है। स्वीडिश नर्स और फिल्मी मदा लीजा गोथनबर्ग फिल्म फेस्टिवल 2021 की कास्ट और ओवे मुंतखब हुई हैं। वो पीटर नोस्टर के दूरदराज जजीरे पर एक हफ्ता गुजारेंगी, जहां वो एक के बाद एक नई फिल्म देखेंगी। और लीजा का कहना है कि वो एक हफ्ते तक एक मुख्तलिफ किस्म की हकीकत का हिस्सा बनेंगी।
जो वाकई बहुत ही मुतासरकुन होगी। वो एक डेली वीडियो डायरी भी रखेंगी जो फेस्टिवल की वेबसाइट पर मौजूद होगी। जनाब वो तो एक जजीरे पर जा रही हैं अपनी पूरी एक महीने के लिए, वहाँ पर फेस्टिविटी का माहौल होगा, वो सिर्फ मूवीज़ देखेंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगी। तो अपनी हकीकी दुनिया से निकलकर वो एक दूसरी दुनिया में जा रही है और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपनी हकीकी दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में जाएं, लेकिन एहतियात के साथ जाएं। आप घर में रह नहीं सकते, आप बाहर जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ करें, बाहर जाके मॉल्स में जाएं, घूमें, लेकिन SOPs के साथ जाएं। खुदारा SOPs का हम बार बार आपको कहते हैं कि SOPs का एहतियात करें। आपको लगेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, जिस तरह हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि नौजवानों में और बच्चों में ये हो चुका है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती है कि वो उसको रिएक्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनसे दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है, वो दूसरे लोगों को लगा सकते हैं। तो आप बाहर जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन SOPs का ख्याल रखिए। और दोबारा आपको मुबारकबाद देती हूँ कि वैक्सीनेशन आ गई है और बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब टू जागो लाहौर। और अब कुछ बात करते हैं अपने सोने शहर की। जागो लाहौर में बात करते हैं जी लाहौर शहर की। और आलमी सकाफती विरसे की तंजीम यूनेस्को ने जिंदा दिलाने शहर लाहौर को दुनिया के तख्लीकी शहरों में शामिल कर लिया है। लाहौर में अदब की फलती फूलती रिवायात और शहर की तारीखी इमारतें और सकाफत की वजह से लाहौर को इस एजाज से नवाजा गया है और इस कैटेगरी में दुनिया भर के 66 शहर भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज शहर अदब लाहौर के हवाले से एक तकरीब का इनाकाद भी किया गया है और अदब के आलमी मैदान में लाहौर की शमूलियत बहुत बड़ा एजाज है। इसमें क्या शुबा है कि लाहौर हमारी तारीखी, तहजीबी, मजहबी, तालीमी, सकाफती, सियासी और अदबी जिंदगी, हमारे शानदार माजी की अजमतों का अमीन, पाकिस्तान का दिल और जिंदा दिलों का शहर है। अदब, मौसीकी, शायरी और मुसव्वरी समेत फनून लतीफ़ा का कोई गोशा इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं रहा। इस अजीम शहर ने ऐसी ऐसी अजीम हस्तियां पैदा की हैं जिन पर जमाना बरसों नाज करता रहा है। एक ऐसी ही एहसास, शख्सियत और उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुदसिया की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। मशहूर नावल नवीस, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुदसिया 28 नवंबर सन 1928 को फिरोजपुर भारत में पैदा हुई थी। उन्हें बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था। बानो कुदसिया का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानवी मजमुओं में नाकाबिले जिक्र बाज़गश्त, अमरबेल, तवज्जो के तालिब, आतिश, ज़ेरफा और कुछ और नहीं के नाम शामिल हैं। उन्होंने कई नावल भी तहरीर किए हैं। उनका शोहरे आफाक नावल राजा गिद अपने असलूब की वजह से उर्दू के अहम नावल्स में शामिल है। बानो कुदसिया आपा की जिंदगी और शहर अदब लाहौर के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमना अली हैं जो प्रोजेक्ट ऑफिसर यूनेस्को है। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। आमना, आज हमने बात करनी लाहौर सिटी, उसको लिटरेचर का बोल दिया गया है तो यूनेस्को की जानिब से, तो ये कितना बड़ा हमारे लिए एजाज़ है लाहौरियों के लिए जो लाहौर में रहते हैं उनके लिए। पहले तो मैं एक चीज़ में थोड़ी सी तस्हीह करूँ कि आपने कहा 66 शहर जो है वो इसमें शामिल है। ओवरऑल जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है यूनेस्को का, उसमें 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है। और उसमें डिज़ाइन, डांस, म्यूज़िक, फिल्म, फूड और लिटरेचर शामिल है। सो उसमें टोटल अगर हम शहरों की बात करें तो 246 शहर हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन लिटरेचर की जहाँ बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ 39 शहर हैं। ओके। और उस 39 शहरों के अंदर लाहौर का नाम शामिल किया ठीक है, है, जो हमारे लिए वाकई एक बहुत बड़ा एजाज़ है। एग्जैक्टली। और जहाँ हम बात करते हैं लाहौर की सकाफत की और लाहौर की अदबी हैसियत की, तो लाहौर तो एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसके हर गली कूचे के अंदर आपको कहानियां मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ऐसे अजीम शायर, ऐसे अजीम लिखने वाले इस शहर से ताल्लुक रखते हैं। बात करने वाले सूफी शायर इस शहर से ताल्लुक रखते हैं कि हम तो बहुत अरसे से लाहौर के जो सकाफती एक खजाना है उसको समोए बैठे हैं। अब वक्त ऐसा है कि इसको दुनिया को दिखाना चाहिए, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो 2019 में
एक जब ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की एप्लीकेशंस खुलती हैं, ये 4 साल के लिए एक एजाज दिया जाता है हर शहर को, और उन 4 सालों में बहुत काम करना होता है। अच्छा। ताकि ये एजाज जो है वो बरकरार रह सके। ठीक है। तो पाकिस्तान का पहला और वाहिद शहर लाहौर है जिसने इसमें एक एप्लीकेशन जमा कराई और अदब की कैटेगरी में जमा कराई, और वो एक्सेप्ट हुई और लाहौर को ये एजाज दिया गया। अब अगले 4 साल जो है वो काफी मेहनत करने की जरूरत है। लाहौर बहुत कुछ कर रहा है, इवन कोविड के दिनों में बहुत कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रमोट करने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और उसको दुनिया तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। बेशक हमारे जैसे लोगों की और आप जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत है जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, खास तौर पर लाहौर को प्रमोट करें। आपकी बहुत सारी खिदमात हैं और हम भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। अपने वाले से बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन सी तख्लीकात हैं, कौन कौन से इकदाम आपने उठाए हैं? सबसे पहले तो जी मैं इस बात पे बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा ख्याल है ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि मुझे ये एजाज़ मिला कि मैंने ये एप्लीकेशन लिखी। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मेरी मदद की, रहनुमाई की। कुछ लोगों के नाम अगर मैं यहाँ ना लूँ तो वो बहुत ज़्यादती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से। डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि लाहौर को हमने अदबी हैसियत से पहचान करवानी है। क्योंकि अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में लाहौर के खाने आते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत इस पे एक बहस मुबाहिसे के बाद ये डिसाइड हुआ कि इकबाल का शहर है, मंटो का शहर है, फैज का शहर है, तो इसको इस हवाले से दुनिया में मुतारिफ कराने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहिबा ने इसमें बहुत बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मैडम सलीमा हाशमी हैं, कासिम जाफरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, असगर नदीम सैयद साहब हैं। इन सब लोगों ने एक रहनुमाई की और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे निगरानी इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया। अच्छा। और इसमें बहुत सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन दी गई, क्योंकि लाहौर ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं था कि हमने कोई नई चीज करनी थी, ये ऐसा था कि जो चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको किस तरीके से दिखाया जाए कि दुनिया मान सके कि लाहौर वाकई एक अदबी शहर है। लाहौर है। हाँ, भी मानती है कि लाहौर ही है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि लाहौर है। देखे जी, वो एक बड़ी खूबसूरत बात की जाती है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो इस काम को आगे ले जाने के लिए भी हमें ऐसे ही लोगों का साथ चाहिए जो लाहौर से मोहब्बत रखते हैं, जो बगैर किसी फायदे के, बगैर कुछ सोचे, बगैर अपनी किसी पर्सनल गेन के अलावा अगर लाहौर से मोहब्बत करते हैं तो इस चीज में हमारा साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब हमारे साथ एक और गेस्ट आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में, उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, अदीबा भी हैं, शायरा भी हैं। मैं डॉक्टर फरजाना आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फरजाना, कितना फख्र महसूस हो रहा है, मतलब यूनेस्को ने लाहौर को तख्लीकी सकाफतों के शहर में शामिल कर दिया है, लाहौरियों के लिए कितनी काबिल फख्र बात है पहले जी, तो। बिल्कुल। और इसमें जैसे मैडम ने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम दिए और जाहिर है इनकी भी बहुत बड़ी कोशिश है। तो जैसे हमारा ताल्लुक अदब से है तो हम तो देखें हर शहर का एक अपना मकाम। पहले लाहौर जैसे जिंदा दिलाने लाहौर था, अब जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो अदबी भी हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो अब मुझे उम्मीद भी है कि अब हम अदबी तौर पर जो प्रोग्राम होते हैं, सकाफती तौर पर जो प्रोग्राम होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और अदब से जुड़ने का मतलब है किताब से जुड़ना। तो इस तरह से जैसे लाहौरी सिर्फ खानों की बातें होती थी, अब किताब की बात होगी। मतलब अगर लाहौर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है अच्छा खाने खाबे, लेकिन अब अगर लाहौर की बात की जाएगी तो अदब आएगा, और अदब आएगा तो किताब आएगा। एग्जैक्टली। तो हमारा जो किताब से एक दूरी का रिश्ता है वो इस तरह से एक जुड़ जाएगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम दूर हो चुके हैं बहुत किताब से? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और देखिए हमारे रवाबित जो हैं किताब से एक ताल्लुक़ ख़त्म होता जा रहा है, वो तहरीर का हुस्न ख़त्म होता जा रहा है, वो जो एक लफ्ज़ का एक हमारा रिश्ता है जहन के साथ, आंखों के साथ, वो उसकी दोस्ती ख़त्म होती जा रही है। और वो इसकी सबसे बड़ी वजह भी सबको मालूम है कि क्या है। तो और देखिए कि अब हम अपने नौजवान नस्ल को इतना प्रोफेशनल बनाते जा रहे हैं कि अब शायद हम उनसे हम कहते हैं कि रवाबित राब्ता कायम रखें, तो वो कहते हैं कि
वो कंप्यूटर की बातें करेंगे, सोशल मीडिया, डॉक्टर होगा वही बातें करेंगे। मतलब पहले एक वक्त था शायद वो गीबत भी अब हम नहीं करते। एग्जैक्टली, उसके लिए भी वक्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आमना, आपको क्या लगता है ये जो हमारी दूरी बढ़ चुकी है किताबों के साथ, ऐसा है या नहीं है? देखिए, वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और हम अदब की बात करते हैं तो एकदम एक थोड़ा सा एक बोर और एक वो जहन में आता है जिस तरह किताब और मोटी मोटी किताबें और ऐनक लगाए हुए लोग। और वक्त के साथ साथ सबको बदलने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसा है कि सोशल मीडिया ने एक पूरी तब्दीली ले आया है हमारे माशरे के अंदर, हमारे रहन सहन में, हमारे बात करने के तरीके में। लेकिन वहीं पे एक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान करती है। और ये हमने कोविड के दिनों में देखा, जब हर किस्म की सकाफती तकारीब बंद थी, हर किस्म की एक्टिविटी बंद थी, जब इदारे ही बंद थे, जब आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उस टाइम पे भी जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो लोग अब इस चीज़ में आ रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट का बहुत अच्छा बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल किया। इतने वेबिनार्स हुए, इतनी टॉक्स हुई, इतनी लोगों ने 1-to-1 सेशंस कंडक्ट किए। और इससे ये है कि देखिए, एक अगर हम तकरीब करते हैं तो उसमें एक लिमिटेड नंबर के लोग आ सकते हैं, हर बंदा उस तकरीब को आके अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन अब ये चीज कि उसको लाइव फेसबुक पे लेके चले जाना, या उसको लाइव आप जूम पे सेशन कर रहे हैं, जिसको जो चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, या आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया है लोगों के लिए। और जहां हम अदब की बात करते हैं वहां बेशक हमारे पास बहुत बड़े नामवर और बड़ा खूबसूरत लिखने वाले, बड़ा सीरियस लिखने वाले अदीब मौजूद थे, हैं, और अल्लाह रखे उनको कायम रहेंगे। लेकिन वहीं पे हमारे पास बहुत से बडिंग ऑथर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो इस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब हम लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर की या शहर अदब की बात करते हैं तो उसको हमने सिर्फ किताब से नहीं देखना, उसे हमने बात करने से भी देखना है, उसे हमने अदब के तरीके से भी देखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारा एक इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे दास्तान गोई का हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है बड़े ज़माने से, हमारा मौसीकी का सिलसिला। आप अदब के साथ कितनी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। आप अदब के साथ ड्रामे को जोड़ सकते हैं, आप अदब के साथ मौसीकी को जोड़ सकते हैं, आप दास्तान गोई को जोड़ सकते हैं। तो इस वक्त हमें इस किस्म की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, एफर्ट्स करेंगे तो कोई चीज बनेगी। डॉक्टर फरजाना, थोड़ी सी बात जरूर बढ़ाना चाह रही हूँ कि किताब का हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और जुबान की ताकत पढ़ने से ही आती है। ख्याल की आज़ादी है, फिक्र की आज़ादी है, लेकिन जुबान को कैद नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक राब्ता है जुबान और किताब का, वो किताब सिर्फ अदब की नहीं, हर तरह से है। मतलब साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, और इंटरनेट की बात हो, वेबिनार्स पे भी बात करनी है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या बोलना है। तो डॉक्टर फरजाना, हम किस तरह इस नौजवान नस्ल को इस तरफ रागिब कर सकते हैं कि वो किताबें पढ़ें? उनका शौक निखारने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, किताब से दोस्ती बहुत जरूरी है। चाहे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आप एक हर्फ पढ़ें, आपकी आंखों की आप आशना नहीं रहे। जैसे आप मोबाइल से आपकी दोस्ती हो गई, आप उसको बहुत अच्छे से यूज करें, बहुत ज्यादा दोस्ती हो चुकी हुई है। लेकिन ऐसा अब वो क्या करते हैं, अब रिलैक्स होने के लिए अपनी जिंदगी को सिर्फ उन्होंने प्रोफेशनल तौर पर ले लिया है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जब आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, वो गेम्स खेलते। पहले हम किताब पढ़ते थे, पहले हम कहानी सुनते। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी माँ के पास जाते थे, दादी के पास जाते थे, हम कहानी सुनते। हम कहानी सुनते सुनते सोते थे, अब हम गेम खेलते खेलते सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ना मुझे बताइए, जैसे पाक टी हाउस है यहाँ पर, इस जैसे और भी बहुत सारे आपको लगता है कि चाय खाने होने चाहिए जहाँ से अदब के हमें पता चले नौजवान नस्ल को कि यहाँ पर अजीम लिखारी आया करते थे और उनकी बैठकें हुआ करती थी, मुशायरे हुआ करते थे? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जिस वक्त मैं इस एप्लीकेशन की तैयारी कर रही थी तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जो उस ज़माने का एक हुस्न था। अगर आप, चूँकि मेरी तो आंखों से नहीं गुजरी ये चीज़, मैं खुद नहीं विटनेस कर सकी, लेकिन मैंने ड्रामों में, मैंने फिल्मों में देखा कि किस तरह अदीब इकट्ठे बैठते थे और क्रिटिकल थिंकिंग होती थी, एक दूसरे की चीज़ को सुनाते थे, उसमें जो क्रिटिकल उसकी वो करते थे, एनालिसिस करते थे, उसके बाद उसको तस्हीह करते थे उसकी। अब तो खैर हमारी चीज छुपा के रखते हैं ना, किसी को दिखाते नहीं है, कॉपीराइट का बड़ा इशू आ जाता है, आइडियाज चोरी हो जाते हैं। वो जो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है ना,
बुक रीड करने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप कुछ हमारे जो मॉडर्न कैफेज हैं, अगर उनको देखें, वहाँ पे किताबें पड़ी होती हैं। उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया है कि आप आए, आप कॉफी भी पिए, आप किताब भी पढ़ें, आप आपस में बात कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी जगहों को लोगों के लिए एक्सेसिबल करने की जरूरत भी है। लेकिन हमने देखा है मोबाइल का, फोन का यूज बाहर भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज बाहर भी हो रहा है, लेकिन उन लोगों की दूरी नहीं बढ़ी किताब के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्यों ऐसा? उनकी भी दूरी बढ़ी है किताब के साथ। अब तो किताबें आपको फोन पे मिल जाती हैं, वो मजा ही नहीं आता कागज पलटने का। आपको बहुत सारे उर्दू के नॉवल हैं जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मोबाइल पे मिलते हैं, और मैंने 1-2 मरतबा कोशिश की उनको, क्योंकि कुछ किताबें बार बार पढ़ने का दिल करता है, तो वो मैंने डाउनलोड की फोन पे, और रात को सोते सोते के चलो, लेकिन वो जो एक किताब के कागज पलटने का मजा है ना, वो नहीं है सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप देखिए, एक दिन में तब्दीली नहीं आएगी। एक प्रोग्राम करने से, एक मुकालमा करने से ये चीजें नहीं बदलेंगी। और बदलेंगी तब जब हम शुरू से कोशिश करेंगे, शुरू से बच्चों के अंदर किताब का शौक डालने की जरूरत है। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं। अच्छा। और चारों को सिर्फ ये पता होता है कि जब उनका रिजल्ट आएगा और वो अच्छा आएगा तो अम्मा एक बुक शॉप में ले जाएंगी और कहेंगी अपनी मर्जी की 3 किताबें ले लो। तो उनके अंदर पढ़ने का शौक है। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी किताबें ज्यादा पढ़ती हैं। उर्दू अब बड़ी वाली बेटी ने पढ़नी शुरू की है, लेकिन उनको उर्दू मुश्किल लगती है। हमने बना दी है मुश्किल। हम उर्दू में बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली, हम लोग इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे ही मैं बात करते करते, हालांकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी होती थी एक जमाने में, लेकिन इतनी आदत हो गई है अंग्रेजी इस्तेमाल करने की कि एक पूरा जुमला जो है वो उर्दू में बोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो शुरू से वो चीज डालने की जरूरत है, एक शौक पैदा करने की जरूरत है। और उसमें कुछ स्कूल बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो अपने स्कूल्स में रीडिंग को बहुत प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली, और होना भी ऐसे चाहिए। डॉक्टर फरजाना, हमने देखा है कि जैसे अनारकली की ओल्ड वो है बुक स्ट्रीट है, उसके बाद फेस्टिवल्स भी होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल। क्या इस तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर भी मौजूद होती है, हमने देखा भी है। तो इस तरह की चीजें हमें ज्यादा करनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, अगर जैसे ओल्ड बुक शॉप्स पे तो बहुत नायाब किताबें होती हैं। बिल्कुल। वहाँ कुछ पेरेंट्स नहीं जाना पसंद करते, लेकिन जैसे एक्सपो पे बहुत बड़ी नुमाइश होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में होती है, डिफरेंट इदारों में होती है। आप किताब ना खरीदें, आप वहाँ अपने बच्चों को लेकर जाएं, उनकी दोस्ती हो, उनमें अट्रैक्शन हो। हम देखें, कोई एक नया रेस्टोरेंट होता है, हम वहाँ अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। एक खाबा भी, एक खाना भी खाना हो, बर्गर सड़क पे भी हो, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये इसका ट्राई करो। तो क्यों ना हम ऐसी एग्जीबिशंस पे भी बच्चों को लेकर लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं किताबों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रही। जो एक्सपो की ये बात कर रही है, वो तो एक इतनी खूबसूरत नुमाइश होती है। और पिछले कम से कम, खैर पिछले साल तो नहीं हुई कोविड की वजह से, लेकिन 2 साल उससे पहले जो हुई है, उस पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। मैंने खुद इतना रश है वहाँ पे, और इतने डिस्काउंटेड किताबें आपको मिलती हैं कि आप ना चाहते हुए भी किताबें खरीद लेते हैं। और अब तो कुछ बच्चों की किताबें, इतनी खूबसूरत इलस्ट्रेटेड किताबें वहाँ अवेलेबल होती हैं जो वैसे आपको नहीं मिल रही होती। तो काम हो रहा है, मैं वही रिपीट करूंगी कि उसको प्रमोट करने की तो किस तरह हम कर सकते हैं डॉक्टर फरजाना? जैसे हम जब बच्चे हैं, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, किसी भी उम्र के हों, जब वो अपना लिबास अपनी पसंद से लेते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब वो किताब खुद खरीदते हैं तो वो उसको पसंद करते हैं पढ़ना। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इसी तरह से अगर हम उनको लेके जाएं तो एक बहुत रगबत पैदा होगी। अक्सर हम वीकेंड्स पे जाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, ठीक है, हम महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, ऐसे ही उन बच्चों को लेकर जाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन एक ऐसा होना चाहिए जब हम अपने बच्चों को किसी बुक शॉप पे लेकर जाएं और उनसे कि अच्छा आप अपनी पसंद से देखें आपने क्या लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दोस्ती बनती जाती है और मेरे ख्याल से वालिदैन का भी एक बहुत ज्यादा इनपुट होता है कि वो शौक पैदा करवाएं बच्चों के अंदर। इसके लिए वक्त की जरूरत है और मेरे ख्याल से आजकल वालिदैन के पास वक्त ही नहीं है, शायद बस वक्त की बरकत ही कुछ खत्म हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी एफर्ट करने से, थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये नहीं लगता आपको ना कि हम वक्त क्यों कम है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत प्रोफेशनल बना दिया। प्रोफेशनल, दूसरा ये कि वो अपने वालिदैन को देखते हैं, वो भी फोन पे लगे हैं, वो भी टैब्स यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वो जब भी अपने वालिदैन के पास आएगा वो उससे कोई और बात नहीं पूछते, उससे पूछते अच्छा फिर तुम्हारा मेडिकल का बहुत मेरिट होगा, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तुमने डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल ऐसे ही उससे वो बच्चा कहता है अच्छा फिर जब भी मैं बैठूंगा इन्होंने यही बात करनी है।
अब ये पेरेंट्स की तरफ से बात है, लेकिन बच्चों की तरफ से ये बात है कि बच्चे भी जब बैठते हैं तो साथ साथ टिक 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 हो रही होती है और पेरेंट्स से बात कर रहे बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है ये राब्ता दोनों की तरफ से थोड़ा सा जरा कमजोर होता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब आपके सब गैजेट्स जो है वो बंद होने चाहिए, सिर्फ फैमिली टाइम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कैफेज ने बड़े मजेदार चीज शुरू की है कि आप अगर अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे सारे लोग अपना फोन बंद करके बैठते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को पूरी दुनिया में कल्चर पे काम करता है और ये जो पिछला साल हमारा गुजरा है और अभी भी हमारे यहाँ तो खैर हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन कोविड की वजह से कल्चरल इंडस्ट्रीज को बहुत फर्क पड़ा है। जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फर्क पड़ा है और हर किस्म की एक्टिविटी को, हर किस्म की जगह को, जो आपकी टूरिज्म की जगह थी उसको बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन वही एक चीज़ का एहसास हुआ जिसपे हमने बहुत सारी रिसर्च भी की, बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई, सारे दुनिया के ममालिक के साथ भी इस पर डिस्कशंस होती रही कि कल्चर को जिसको पहले एक लग्जरी समझा जाता था वो एक लग्जरी नहीं है, वो एक ज़रूरत है। और वही वाली बात कि अगर हम अपनी वो मैकेनिक ज़िंदगी अपनी बना लेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये जो आपकी पूरी दुनिया के अंदर एक डिप्रेशन का फेज आ रहा है वो उस वजह से आ रहा है। तो कल्चर को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और कल्चरल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है हर सतह पे और छोटी छोटी सतहों पे भी। जो लोग अपने ओन पे कोई काम कर रहे हैं उसको भी मजीद प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो बड़ी सतह पे कर रहे हैं उसको भी मजीद प्रमोशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आमना, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, यूनेस्को में काम कर रही हैं वहाँ पर, तो यूनेस्को इस हवाले से क्या इकदाम उठा रहा है और बैरून मुल्क हम लोगों का क्या इमेज है, पाकिस्तान का, लाहौर का, इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो यूनेस्को काम कर रहा है उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमती सतह पे भी इस वक्त टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। तो पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोजेक्ट पंजाब में ऑलरेडी चल रहा है और यूनेस्को उसके अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। हम कुछ ऐसी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं, 2 म्यूजियम्स पे काम कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के साथ, और उम्मीद करते हैं कि उससे टूरिज्म को बहुत प्रमोशन मिलेगी और ना सिर्फ हमारे अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा सकेगा। उसके अलावा जहां बात करते हैं हम ग्लोबल लेवल पे, तो यही जो आपका सिटी ऑफ लिटरेचर का एक इनिशिएटिव है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान्ड हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उसकी सरपरस्ती करेगा और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें अपना किरदार अदा करने में बहुत खुशदिली से शामिल होना चाहते हैं कि ऐसी तकारीब की जाएं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जाएं। इकबाल पे कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है, कुछ पुरानी हमारे पास इस किस्म की आर्काइव्स पड़ी हैं जो शायद दुनिया में है ही नहीं, तो उनकी ट्रांसलेशन की डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन की बात हो रही है। और उसके अलावा जितनी, और मैंने आपको शुरू में बताया कि 39 दुनिया में ऐसे शहर हैं जो अदब के हवाले से पहचाने जाते हैं, तो उनके साथ मिल के कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज प्लान की जा रही है कि आप कोई कल्चरल एक्सचेंज कर सकें उसके अंदर। तो कोविड की वजह से कुछ चीज़ों को ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन इस सिलसिले में बहुत खुशाइन बात यह है कि कल एक वो जो तकरीब का एहतमाम हुआ था जिसमें एक प्लैक की इनॉग्रेशन हुई है और लाहौर को ऑफिशियल तौर पे वो एजाज़ मिल गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मोमेंटम नहीं टूटेगा क्योंकि इस वक्त लोग बहुत खुश हैं इस एजाज से, और एक होता है ना, बहुत देर के बाद आपको एक चीज मिली है, खुशी मिली है, कब से ये चीज करते चले जा रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो अब ग्लोबल लेवल पे अगर आपको ये रिकग्निशन मिली है तो मेरा ख्याल है हर लाहौरी जो दिल से लाहौर को चाहता है वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें जरूर इंशाल्लाह और जरूर देनी भी चाहिए। हमारा लाहौर है, हम ही इसको प्रमोट करेंगे। डॉक्टर फरजाना, हमने देखा है कि अंदरून लाहौर की जो सकाफत है उसको उजागर करने के लिए वर्ल्ड सिटी का बहुत ज्यादा अहम रोल है। जिस तरह शाही हमाम को दोबारा से वो किया गया, और इस तरह के इकदाम कितने जरूरी हैं हमारी सकाफत को उजागर करने के लिए, तारीख को उजागर करने के लिए। देखिए, अगर हम विरसे की मुंतकली अगली नस्लों तक नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें तो बहुत पीछे रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं जो आगे जनरेशन है, उनको हम जब हम एक नमूना बनाकर पेश करते हैं कि हमारे वर्ल्ड सिटी ऐसे था, हमारे म्यूज़ियम ऐसे थे, हमारे म्यूज़ियम की क्यों ज़रूरत होती है, वो देखने जाते हैं। एक इमेजिनेशन होता है और एक आप देख के उसको जब अपने जहन में पुख्ता कर लेते हैं तो उसके ऊपर फिर बाद में वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनता है आपके विरसे का, आपकी सकाफत का। और देखिए, सकाफत के बगैर किसी कौम का
वजूद नहीं है। जैसे सकाफत बहुत ज़्यादा अहम है और विरसे की मुंतकली दूसरी नस्लों में जो माजी था वो उससे हम सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और वो हमने उस माजी से सीखना है, उसका हाल पे इम्प्लीमेंट करना है और मुस्तकबिल में उसको आगे बढ़ाना है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो हमारी नस्लें तो बहुत पीछे रहती हैं। बिल्कुल, और उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सकाफत क्या है, हम कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर फरजाना, आज बानो कुद्सिया, जिनको कौन नहीं जानता, उनकी आज चौथी बरसी भी मनाई जा रही है, तो उनके हवाले से हमें कुछ बताइए। आपको कौन सी उनकी बुक्स पसंद है, क्या पसंद है उनके हवाले से आपको? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं और लेकिन उसके बाद हमारी आंख से आंसू नहीं आता, बल्कि अज़्म होता है जिंदगी को जीने का। बानो आपा ऐसे ही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो यूनानी शायर का एक नज्म का एक मिसरा है कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे जीने का हक है। तो बानो आपा, और मैं आपको बताऊं, उनकी तहरीरों में, और जैसे अभी हम रवाबित की बात कर रहे थे तो मुझे बानो आपा ही जहन में आ रही थी। अपनी हर तहरीर में, अपने हर नॉवेल में हमेशा उन्होंने रिश्तों को जोड़ा है। माँ बाप को, मिसाली ख़ानदान को, बच्चों का माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी का, जहाँ वो माँ का किरदार निभाती हैं, किरदार दिखाती हैं, तो इतनी ऐसी माँ होती है जिसकी जैसे आपको कोई नज़र नहीं आता। Exactly, महबूबा है तो ऐसी महबूबा कि इश्क़े लाहासिल पे पहुँच जाती हैं। और अगर बच्चे हैं या बेटियाँ हैं, मतलब उनका हमेशा से एक ऐसा रहता था कि एक उनकी तहरीरों में हमें एक ख़ानदान नज़र आता है, एक नासे बनकर नज़र आती हैं, जो कि जिनका काम सिर्फ ये था कि आप जोड़े एक दूसरे को, रिश्ते नजर आते हैं, हमें नजर आते हैं। एग्जैक्टली। आमना, आपको क्या पसंद है? कोई उनकी तहरीर जो बहुत आपको पसंद हो? मैंने जी बहुत बहुत साल पहले अपने कॉलेज के दिनों में राजा गेट पढ़ी थी। और वो होता है ना, कुछ किताबें ऐसी होती है कि जिसके बाद आप कुछ अरसा कुछ नहीं पढ़ना चाहते, और हर कुछ अरसे के बाद उसका कोई एक एक्सट्रैक्ट उठा के पढ़ना चाहते हैं कि इसमें ये समझ नहीं आया। हर दफा पढ़ते हैं तो एक नई चीज लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अशफाक साहब की किताबों के अंदर मुझे बहुत रियलिटी चेक मिलता था, लेकिन बानो कुद्सिया की जो राजा गिर्द मैंने पढ़ी थी, उसमें हर मर्तबा जितनी बार भी मैंने उसकी कोई चीज पढ़ी है तो मुझे वो एक नए तरीके से बिल्कुल कभी वो ये नहीं लगा कि मैं कोई एक स्टोरी दोबारा से पढ़ रही हूँ। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू एलिमेंट। अभी किताब की भी बात हो रही थी तो बानो आपा जो है वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे वक्त का यहाँ पे खत्म हो गया है हमारे साथ आमना अली मौजूद थी, प्रोजेक्ट ऑफिसर थी यूनेस्को की, और डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इन दोनों से। जनाब, और भी बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत सी बातें आपके साथ करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदानों की। तो पाकिस्तान में खेलों के हवाले से बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, ये मैं नहीं कह रही, मैं आपको मिलवाऊंगी भी उन टैलेंट से। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हर खेल में अपना सिक्का खूब जमाया है और मनवाया भी है खुद को, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। वैसे तो फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये खेल कौमी सतह पर इतनी पजीराई हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान फीफा रैंकिंग में 199 पोजीशन पर है और पाकिस्तान ने कभी भी आलमी कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। सूरत हाल कभी इतनी बुरी भी नहीं थी। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का 1970 की दहाई में दुनिया की 10 बेहतरीन टीमों में शुमार हुआ करता था, जबकि मुल्क में अभी भी फुटबॉल देखने वालों की एक कसीर तादाद रहती है और फुटबॉल की थीम पर बनाए गए गेम्स लोगों में बहुत ही मकबूल होते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल खेल को कौमी सतह पर क्यों इग्नोर किया जाता रहा है, इसे वो मुकाम क्यों हासिल नहीं है जो दूसरे खेलों को हासिल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुहेब राजा हैं और उनके साथ मुदस्सिर मुख्तार मौजूद हैं। दोनों नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और उनकी खास बात यह है कि ये दोनों कजन्स भी हैं और दोनों कई नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा भी ले चुके हैं। और उनके खानदान को अगर फुटबॉलर खानदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके खानदान में 8 से ज्यादा फुटबॉलर्स मौजूद हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। तो जुहेब एंड मुदस्सिर, मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, इट्स अ प्लेजर। पहले तो मुझे बताइए ज़ुहैब कौन है और मुदस्सिर कौन है? ज़ुहैब है एंड मुदस्सिर। ठीक है, और आप दोनों कजन्स हो? जी जी। और कब से खेल रहे हो आप लोग फुटबॉल? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी फैमिली के इंट्रोडक्शन से। जी जी जरूर। तो फुटबॉल का जो सिलसिला है ये मेरे दादा ने शुरू किया था। अच्छा। वो पाकिस्तान और इंडिया के जो कॉम्बिनेशन की टीम थी उनमें पंजाब के टीम के वो कैप्टन थे। अच्छा। तो उसके बाद उस सिलसिले को आगे मेरे तायाबू ने बढ़ाया, फिर उसके बाद उनके भाइयों ने आपस में फुटबॉल खेला और हम 3rd जनरेशन फुटबॉलर हैं। अच्छा। और इसके बाद हमारी 4th जनरेशन भी फुटबॉल में आ रही है। माशाल्लाह। मुदस्सिर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह ज़ुहैब ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये सिलसिला हमारे दादा अबू ने स्टार्ट किया था। ही यूज्ड टू प्ले फॉर इंडो पाक टीम, जो पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान की इकट्ठी होती थी। पार्टीशन के बाद ही मूव्ड हियर इन लाहौर। फिर तायाबू ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उनके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने, फिर मेरे चाचू ने, फिर नाउ वी आर 3rd जनरेशन हु इज। तो क्या इश्क है फुटबॉल से, या कैसा जज्बा है कि जो हर किसी को इस तरफ लेकर आ रहा है? आप 3rd जनरेशन स्टार्ट हो गई है और वो भी फुटबॉलर्स हैं सारे, तो क्या है इसके साथ फीलिंग्स क्या है? हम तक ये सिलसिला पहुंचने तक तो मुझे लगेगा कि एक काइंड ऑफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी इस चीज़ को इस लेवल तक ले जाने की, क्योंकि ये फुटबॉल का पैशन हमारे खून के अंदर इस तरह से मतलब है कि लाइक हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं इसके अलावा। लेकिन जब इस चीज़ के अंदर आए तो तब रियलाइज हुआ कि यस वी आर इन द राइट प्लेस। अच्छा, मतलब अगर आप बचपन में ही आपके घर वाले आपको फुटबॉल थमा देते हैं कि आपने यही खेलना है, कहीं और नहीं जाना आपने, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम थोड़े लर्निंग एज में आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल हमें पहला टॉय मिलता है। अच्छा। तो हम बचपन से 3-4 की एज से वो फुटबॉल को किकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शौक डेवलप होता जाता है। फिर हम मतलब हार्ड वर्क करते हैं ताकि पाकिस्तान टीम में हमारा नाम आए। तो इसी वजह से हमारे जो फैमिली में 8 मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं मुख्तलिफ टाइम से, और बीच में से 2 से 3 लोग कैप्टन भी रह चुके हैं। अच्छा। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये जो 8 पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, हमने इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी क्लेम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स सिर्फ यूथ लेवल तक खेल पाए तो वी कुडंट क्लेम दैट। तो मुदस्सिर मुझे बताइए, बचपन में ही आपको ये टॉय दे दिया जाता है कि आपने इसी के साथ खेलना है, अपने भी शौक होता है कि हमने किसी और फील्ड में जाना है, ऐसा था या घर वालों ने कहा नहीं डांट कर यही करना है, जो भी मर्जी कर लो? नहीं, डांटने वाली तो कभी नौबत नहीं आई, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली का माहौल इस तरह से है कि फैमिली गैदरिंग्स में फुटबॉल की डिस्कशन हो रही है, लेडीज बैठी हैं तो वो सिर्फ फुटबॉल के बारे में कंप्लेन कर रही है। तो एनवायरनमेंट ही वैसा है कि बच्चे खुद अनइंटेंशनली भी उसी चीज में सिर्फ परस्यू करना चाह रहे हैं, इवन द गर्ल्स। तो ज़ुहैब आपका भी यही था या कभी सोच आई हो कि नहीं अच्छा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ? इसमें ये होता था कि वालिद साहब प्रेशराइज करते थे कि आपने फुटबॉल ही खेलना। अच्छा। हाँ, तो पहले तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये स्टडी भी है साथ फुटबॉल भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ना लव हो गया फुटबॉल के साथ। तो फिर वो ख्वाबों में भी फुटबॉल, फिर फैमिली के डिस्कशन में फुटबॉल, फिर जहाँ जाना फुटबॉल के गैदरिंग में बैठना, तो हर जगह फुटबॉल ही नजर आता, गेम्स में भी फुटबॉल। तो फिर वो इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भाई हमने अब फुटबॉल ही खेलना है और कोई हमारे पास नहीं है। ज़ुहैब, मुदस्सिर, हमने देखा यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट को किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और उसको पजीराई ज्यादा मिलती है, क्या ये भी वजह है कि हम लोग बाकी जो खेल हैं उससे दूर हो चुके हैं? असल डिलेमा है ये कि हमारे यहाँ पे स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू एक्सेप्ट प्रोफेशनलिज्म इन एथलेटिक्स, किसी भी स्पोर्ट्स को लेके। और क्रिकेट को हम इस तरह से भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अब वो भी तो एथलीट्स ही हैं जो उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दे डिजर्व इट। बट उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दूसरे स्पोर्ट्स को भी उसी तरह से प्रमोट करें। जब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं आएगी, आप उस एरिया के बच्चों को किसी नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, तो वो चीज भी आहिस्ता आहिस्ता फिर कितने बच्चे आपके पास आते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं जो खुद खेलना चाहते हैं, जिनके खानदान से प्रेशर नहीं आया होता? मेरे पास तो मेजरली जितना भी चंक है बच्चों का, उसमें से कोई भी फुटबॉल बैकग्राउंड से नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो कोचेज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को एक बार ग्राउंड में लेके आ जाना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हाउ यू सस्टेन देम इन द ग्राउंड। बच्चे को अगर पेरेंट एक दिन जबरदस्ती ले आया, 2 दिन जबरदस्ती ले आया, तीसरे दिन उन पेरेंट में भी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इतना पुश करे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपने कोचिंग स्टाफ को भी इतना ट्रेन करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को उस तरह से सस्टेन कर सकें कि बच्चे पे खुद से आना शुरू करें। तो मेरे पास तो माशाल्लाह दे आर लाइक अराउंड 60
प्लस का ग्रुप है और उसमें 2.5 एज के भी बच्चे हैं और उसमें मेरे पास 16 एज की गर्ल्स भी हैं। अच्छा। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो मेरा भी मेन जो मोटो है इट्स जस्ट टू प्रोवाइड देम दैट प्लेटफॉर्म। जो फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। फेवरेट प्लेयर, द पीपल हु नो मी, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ही इज द रीजन दैट आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। So I would like to mention. तो आपका सेम रोनाल्डो। और देखा है हमने कि लोगों को पसंद तो है, रोनाल्डो और मेसी भी पसंद है, लेकिन बच्चे ज्यादातर मैदान में जाते ही नहीं है, वीडियो गेम्स खेलते हैं। Yes. यहाँ पे भी आप बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बच्चा जो एक एयर कंडीशन चिल्ड रूम में बैठा अपने गैजेट पे वो प्लेजर ले रहा है, why would he go out and play in a 42-43 degree centigrade just to get dark? Why would he go? जब तक आप बच्चों को वो इक्वल प्लेजर प्रोवाइड नहीं करेंगे इन टर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट, बेशक वो स्पोर्ट है, बेशक वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस रूम से बाहर निकले तो यू हैव टू प्रोवाइड देम दैट प्लेजर इन टर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो ज़ुहैब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बच्चों का इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाने का रुझान कम हो रहा है? क्योंकि हम अगर अपने बचपन की बात करें या आप अपने बचपन की बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, अब बच्चे नहीं करते। तो क्या हमारे वालिदैन को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएं? जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए कि रीसेंट ट्रेंड जो है तो फुटबॉल अब हर जगह नजर आ रहा है। मैचेस टीवी पे लाइव शो हो रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं, तो उनका शौक फिर फुटबॉल को, पहले क्रिकेट की तरफ यही ट्रेंड था, लेकिन अब वो फुटबॉल को हर जगह देखते हैं तो वो भी कहते हैं यार मैं क्रिस्टियानो हूँ, मैं मेसी हूँ, तो वो कहते हैं वो स्किल्स कर रहे होते हैं, घर में ही अपने जगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स कर रहे होते हैं, वो वीडियो बना के अपलोड करते हैं कि ये मैंने स्किल किया, फिर प्लेयर अपने दोस्तों को चैलेंज करते हैं कि आप करके दिखाओ। तो फुटबॉल का कभी किया अपने दोस्तों को चैलेंज? जी हमने काफी दफा दोस्तों को चैलेंज किया कि ये मैंने ट्रिक किया, अब आप करके दिखाओ अगर आप ऐसा कर सकते हो, तो वो सर्कुलेट होता रहता है ऐसे। तो अब फुटबॉल में ट्रेंड आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि फुटबॉल को इतना रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड वाइड। रोनाल्डो को तकरीबन 25 करोड़ लोग जानते हैं, उसका इंस्टाग्राम पे 25 करोड़ लोग फॉलोअर्स हैं, तो क्रिकेट में तो इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो लोग देखते हैं यार मैंने रोनाल्डो। मतलब अब लोग इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताइए ज़ुहैब, इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं? कोई और भी खेल देखते हैं कि नहीं? नहीं, फुटबॉल के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब नहीं करना, कुछ और नहीं करना। आप भी? I do music, I do art, calligraphy. तो लाइक यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे स्कूल ने मुझे ऐसा काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ पे मुझे फिर और भी ऑप्शंस नजर आए। जिस तरह पहले ज़ुहैब ने बताया कि फुटबॉल के अलावा कुछ था ही नहीं जिंदगी में, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने भी जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था 2007 में। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश एंड वी वॉन द फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल फॉर कंट्री। पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान की यूथ टीम ने कोई मेडल विन किया था। देन इन सिंगापुर द अंडर 14 फर्स्ट एशियन यूथ गेम्स, देन World Cup qualifying round in Malaysia. Then I was captaining the SNGPL team. But unfortunately, I got injured. तो उसके बाद आई मूव्ड इनटू टीचिंग और द कोचिंग थिंग। तो वहाँ पे आके फिर मुझे थोड़े से और भी ऑप्शंस नजर आए, तो आई बीन डूइंग म्यूजिक। लेकिन फिर भी आपने एक चेन कंटिन्यू की। अगर आप नहीं खेल रहे लेकिन आप बच्चों को सिखा तो जरूर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़ुहैब रजा हमारे साथ मौजूद थे और मुदस्सिर मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। और हम भी यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में छुपा हुआ टैलेंट है ना, हम उनको उजागर करें और अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और आपसे मुलाकात कराएं। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है उस तरह फुटबॉल को भी प्रमोट किया जाए। और बहुत सारा टैलेंट है जो पाकिस्तान में है, जो हमारा नाम और भी रोशन कर सकता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।